तो 10 की 6 है। तो 5 क्या लिखे हैं बोलो? 5x1 प्लस 6। अरे यार x1 है लिखा फिगर में तुम्हारे, तो वैल्यू पुट करके बताओ ना। हाँ अरे रुक जाओ पहले बता रहे दो, यार कर दिए अभी। चलो बोलो क्या होगा ये? इसमें मास तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो? ओरिजिन से। बेवकूफ, तो 5 kg यहीं पर रखा, ओरिजिन यहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगी? इतना तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 4 बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, 4 बार बोल रहा हूँ कि मास x1 x2 x2 कहाँ से डिस्टेंस है? जहाँ से तुमने ओरिजिन लिया हुआ है। तो इस 5 वाले की डिस्टेंस क्या होगी? यही है ना। तो 5 वाले की डिस्टेंस क्या हो गई? 0 प्लस 6 वाले या 10 kg की बोलो डिस्टेंस क्या होगी? 6। या 10 kg की क्या होगी? 6। और 15 kg की क्या डिस्टेंस होगी? क्या होगी? 14 होगी। अब यार तुम लोग कंसंट्रेट नहीं होगे तो 10 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 14 अपान मास कर लो, फिर 5 प्लस 10 प्लस 15, यह वैल्यू आ गई 0। ध्यान से चीज़ें सुनते रहो, इजी चीज़ तो बता दोगे प्लस माइनस, उसके मत बोलो, फोकस यहीं पर रखो तभी आ पाएगा। यह 10 इंटू 6 यह क्या हुआ? 60, और 15 इंटू 14 करेंगे तो यह होगा आपका 210, नीचे हम करेंगे तो यह आपका आ गया 30, यह 270 बाई 30, यह आ गया 9 मीटर। इसका मतलब हुआ कि यह जो स्ट्रेट लाइन है, जो सेंटर ऑफ मास इसका होगा, सेंटर ऑफ मास CM, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होगी यह आपकी होगी 9 मीटर। जब तक आप फोकस नहीं करोगे एक एक वर्ड का तो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, पहले ही बता दिया, नोट करो। नोट करो इसको जल्दी। चलो जल्दी नोट करो इसको। हो गए नोट? चलो ऊपर मैं कर रहा हूँ क्लीन। जब फार्मूला बेटा बताया जा रहा है तो जब तक यह फार्मूले क्लियर ना हो इसको मत यूज करो। यह फार्मूला तो लिख लिए होगे, फार्मूला लिख लिए होगे। अब तुम लोगों को सिंपल डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है कि क्या डिस्टेंस होगी। जब वह बताते वक्त फोकस रहते कि यह डिस्टेंस किसकी कहाँ से हो गई है इधर। चलो के सेकेंड लिखो। अभी क्या था कि अब मासेस तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में था, अब यहाँ के सेकेंड में है कि मासेस व्हेन मासेस आर प्लेस्ड इन प्लेन। यह हम प्लेन की बात कर रहे हैं, मीन्स 2 डायमेंशनल हुआ जिसमें x y और x y कोऑर्डिनेट हो गए। अभी क्या था? मासेस स्ट्रेट लाइन में थे, अब क्या हुआ? प्लेन में हो गया। प्लेन का मतलब क्या बताया मैंने अभी? x y कोऑर्डिनेट। जैसे व्हाइट बोर्ड है, कहीं कोई यहाँ रखा कोई यहाँ रखा, तो आप एक को अब इसको मान लो x एक्सिस, इसको मान लो y एक्सिस। अब क्या है कि इसमें तुम्हें अपने आप से फिगर बहुत अधिक नहीं करना है, ऑलरेडी मिला रहेगा। थोड़ी बहुत तुमको एक्सरसाइज करनी है ज्योमेट्री लगा के। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक मास m1 लिया तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x y कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ मास m1 ले लिया। दूसरा मास m2 लिया, x2, y2।
तुम लोग बेटा थोड़ी भी इधर उधर नज़र हटाओगे तो एकदम नहीं समझ पाओगे। सबकी मैं देख रहा हूँ कितने बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग, ठीक है ना। जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड इसको देखो। यह तुम्हारा तीसरा जो मास है, हमने बोला इसका m3 है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा x3, y3। जब पॉइंट की पोजीशन बदलेगी तो इनका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम में क्या होगा कि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, लेकिन जो अभी जो तुम्हारा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं या एक्सरसाइज हैं, बेसिकली 2 एग्जाम्पल यही बार बार पूछे जाते हैं, इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जो एग्जाम में आएगा कैलकुलेशन करना होगा ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और एक इरेगुलर शेप, यही 4 आएंगे। मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब देखो, तो यह हमारा x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, ठीक। इसमें क्या करना है कि अब जो सेंटर ऑफ मास आएगा, कहीं न कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हमने बना लिया समझाने के लिए। अब यह जब सेंटर ऑफ मास है तो पूरे ये जो पार्टिकल हैं इनका मास यहीं पर कंसंट्रेट होगा। तो अब यह भी हमारा कहाँ है, प्लेन में है। तो जब प्लेन में है तो इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x बार कामा y बार, जैसे वहाँ x बार मान रहे थे। तो मेन कुछ सवालों में तो दिया रहेगा, बहुत रेयर सवालों में, मैक्सिमम में तुम्हें पार्टिकल का ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री 6, 7, 8 की ज्योमेट्री आपको लगानी है। तो पहले इसके फार्मूले को देखो। तो जो x बार y बार का हमें कैलकुलेशन करना होगा, तो x बार कैसे कैलकुलेशन करोगे, ऐसे m1 x1, पीछे वाला फार्मूला था m3 x3, जैसे पीछे था। पहले x बार कैलकुलेट कर लो, यह हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3, x बार निकल गया। अब ऐसे y बार निकालना है, अब x की जगह आप y पुट कर ले लोगे, m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने मासेस हैं। अब यह कोऑर्डिनेट तुम्हें पता करना पड़ेगा खुद, कहीं कहीं सवालों में दिया होगा, 90% में आपको पता करना। अब x बार y बार निकल गया, तो अब यहाँ लिखोगे आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यह क्या होगा x बार कामा y बार। तो आप उस फार्मूले से क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लोगे x बार y बार, वही हमारा हो जाएगा। करो इसको, इस पर सवाल तुम्हें करना है। मोस्टली सवाल जो आएगा इसी पे आएगा। स्ट्रेट लाइन का तुम्हें एक्सरसाइज में एक आध सवाल दे दिया है। तो अब आप रेफरेंस बुक से, अगली क्लास कल होगी या परसों होगी, आज ही आप जा कर के इसको सॉल्व करिए, मैथ का सॉल्व करिए और कल हमें दिखाइए। नहीं रेफरेंस बुक से, कहीं से सॉल्व करके लाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसमें पहले ढंग से समझ लो ताकि अप्लाई करने में दिक्कत ना आए। 4 बार पूछो, 4 बार मैं बताऊंगा। अब अगेन इसका हम एप्लीकेशन कराते हैं कि कैसे यह अप्लाई होगा। समझ में आया? जहाँ जहाँ मास रखे हैं उसका हमें कोऑर्डिनेट निकाल लेना, और कोऑर्डिनेट निकाल लोगे जहाँ मास है। अब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मास लोगे उसको और उसका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस के साथ, जैसे भी है। जैसे अब इस पर हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पर, और जब नोट करो तो समझ के नोट करो, ये नहीं केवल नोट कर लो। नहीं आती है अगेन पूछो हमको। अब हम इसमें न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इधर तो फिगर तो बन गया होगा तुम्हारा सुबह। अब यह फार्मूला इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि आपको याद न करना पड़े, यहाँ देख के भी। अब देखो जैसे सवाल क्या मिलेगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा। यह सपोज करो, पहले हम
स्क्वायर ले लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है, यह हमारा ए बी सी डी स्क्वायर है और इसकी सबकी साइड हमने मान लिया 5 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं कितनी होंगी, 5 मीटर होंगी। अब यह कह दिया गया कि इनमें मास रख लो। हमने इस पर मास रख लिया 1 kg का, इस पर हमने मास रख लिया 2 और इस पर हमने मास रख लिया 4, इस पर हमने मास रख लिया 6 kg का। ठीक। अब यह पूछेगा कि इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करो। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट दिया नहीं है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट तभी निकल पाएगा जब आप एक्स और वाई एक्सिस ये जूम करोगे तभी निकलेगा। तो अब क्या है कि इसको मान लो एक्स एक्सिस जैसे पढ़े हो और इसको आप डी को क्या मान लो, ओरिजिन। कि जनरली हम एक्स एक्सिस देखे हो ना, ओरिजिन से राइट लेते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा दो, यह हो जाएगा वाई एक्सिस। अब आते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। चलो तुम बताओ इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। सुबिग सी का बताओ कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5,0। क्यों, क्योंकि यह डिस्टेंस क्या है 5। तो पढ़े होगे ना कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट x,0। इस वाले का तुम बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोल। 5,0 नहीं x, यहाँ बोलो क्या होगा इसका, हाँ बोलो बेटा। एक्स इधर है 0, वाई एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,5। दीपेश बेटा बी का बताओ कोऑर्डिनेट 5,5। क्यों होगा, क्योंकि देखो यह x5 है, इधर देखो यह x5 है और यह x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, तो यह 5 है और यह हाइट भी 5 है तो इसका हो गया 5,5। अब हम आते हैं इसको अप्लाई करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x बार। चलो बोलो तुम बताओ। अब हम शुरू करते हैं x बार। अब मासेस तो कहीं से शुरू कर लो तो बेटर है, कहाँ से शुरू करो, हम लोग यहीं से शुरू करें। ठीक है, कहीं से शुरू कर सकते हो। बोलो x बार क्या लिखें, 1 प्लस 2 इंटू, 5 बोलो एक को बोलने दो, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू क्या बचेगा फिर 6 होगा ना, ये क्या है 1 2 4 है सारी, या 4 इंटू 5 6 इंटू 0। बोलो हुआ। अपान बोलो क्या होगा 1 + 2 + 4 + 6 फ्लोट प्लस 6। यह तो 0 हो गया, इसको हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। यह 0 आ गया तो 0 हो गया, प्लस 10 प्लस 20 प्लस 0 तो अपान 13। तो यह क्या हुआ 30/13 मीटर आ जाएगा। चलो ऐसे तुम बताओ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर 1 into 0 1 इंटू 0 plus 2 into 0 2 इंटू 0 plus 4 into 5 हाँ 6 into 5 5 अपान 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। यह 0 हो गया और एक 0 यहाँ हो गया, 20 आया, यह आपका 20 आया और यह हुआ 30। यह कितना हो जाएगा 50 आएगा बाई 13। देखो ये आएगा। तो अब आप दोनों एक्स वाई निकल गया। अब आप यहीं लिख लो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो 30/13 और या 50/13। नोट करो जल्दी। नोट करो जल्दी कैलकुलेट करके। बेटा वो नहीं करो, जल्दी नोट करो। आगे हम आते हैं। ऐसे तुम रेक्टेंगल में कर लोगे ना। हाँ जी सर। अब आते हैं हम लोग इसमें ट्रायंगल पर और अगेन एक एग्जाम्पल है फिगर का, उसको देखते हैं।
आवाज़ तो नहीं किया है ना? नो सर। ठीक है, अभी हुआ नहीं होगा 20 मिनट। चलो जल्दी करो। अरे हो गए यार, कौन नोट कर रहा है यार? नोट करो। अब आते हैं हम लोग इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल में अभी तुम्हें जो मैक्सिमम सवाल पूछा गया है वह है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर सेम तरह से होगा। ट्रायंगल देखते हैं, उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल फिगर, जो सबसे अधिक कंडीशंस में इसमें यही पूछा गया है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर पर, कि एक ज्योमेट्री बना दी गई पॉइंट को लेके और उस पर आपसे न्यूमेरिकल जो है वह पूछा जाएगा। देखो ज़रा, अब यह है एक फिगर बनाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड यहाँ हम लिख देते हैं, साइड हमने मान लिया 5 मीटर। अब मासेस को यहाँ हमने लिख दिया 5 kg, यहाँ पर लिख लो 10 kg और यहाँ पर लिख लो 12 kg। यह हमारा एक अगला क्वेश्चन हुआ कि ऐसे रखे हुए हैं। अब यहाँ पर पूछेगा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी यह तुम्हें देखेगा। अब यहाँ भी वही चीज़ करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट, क्योंकि प्लेन है तो यहाँ पर क्या देखना होगा, कोऑर्डिनेट क्या आपका आ रहा है। तो ऐसे केसेस में अगेन आपको एक्स एक्सिस, इसको ये जूम कर लो एक्स एक्सिस, इसको ये जूम कर लो वाई एक्सिस। बोलो मत, जब पूछें हम तो आप रिप्लाई करिएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, यह क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया। यदि ओरिजिन हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। अब यह 10 kg है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब बताओ क्या होगा इसका 10 वाले का? कोऑर्डिनेट होगा 5,0। 5,0। चलो अविरल तुम ए का कोऑर्डिनेट बता दो क्या होगा? 5, इसको राइट एंगल ट्रायंगल। या हमने क्या बोला ABC, यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक चीज और लिख लो, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात नहीं, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब बताओ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, क्योंकि 90% केस में तुम्हारा एग्जाम में यदि आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद जब करेगा तो उसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, वो इतना नहीं कराता है। कंडीशंस में भी आया है इक्विलेटरल, IT, JEE, नीट्स जो भी है। अब तुम्हें मेन क्या है भाई, देखो 2 के कोऑर्डिनेट मिल गए। यदि हमें A का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो क्या होगा, बस m1x1 प्लस m2x2 जो फार्मूला है। तो किसका A कोऑर्डिनेट का x 0.25। 0.25 गलत है। x कोऑर्डिनेट हाँ 0.25 नहीं होगा। चलो दीपेश बताओ क्या हो सकता है, करो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो तुम लोग, चल रहा है ना अभी? हाँ सर चल रहा चल रहा है। चलो कैलकुलेट करो। हो गया स्टार्ट। रिकॉर्डिंग शुरू होगी, देख लो, एक दिखाई देता है ना रिकॉर्डिंग का। हाँ ठीक, चलो देखो यह लैमिना है। ऐसे ही तुम्हें सवाल में है एग्जाम्पल में, लैमिना है, एल शेप की लैमिना है और डिस्टेंसेस तुम्हें दिया है। यह जो डिस्टेंस है यह 2 मीटर है, यह डिस्टेंस 2 मीटर है और ऊपर की भी यह जो डिस्टेंस है यह आपकी 2 मीटर है और यहाँ पर डिस्टेंस 1 मीटर है। इसमें आपको फाइंड करना है, यह पूछ रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो कहीं तुमको यहाँ वेट नहीं दिया है, कहीं वेट दिया है नहीं दिया,
यह डिस्टेंस दे दिया है 1 मीटर, यह डिस्टेंस क्या दे दिया 1 मीटर। ऐसे ही बस इतना ही तुमको फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको बताना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप समझ सकते हो कि इसको हम स्टैंड कर दें, एक्स एक्सिस कर लें, इसको स्टैंड कर लें वाई एक्सिस, और इसको क्या कर लें ओरिजिन। नाम अपना यहाँ ज़रूरत नहीं अभी है। अब समझो तुम लोग लेमिना, पहला तुम्हारा एक प्रॉब्लम आएगी कि व्हाट इज़ द लेमिना। लेमिना है किसी को आइडिया क्या होता है? लेमिना जो है सवाल में ही लिखा हुआ है कि यह हमारा एक एल शेप का लेमिना है। बोलो एल शेप है नहीं? तो पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि लेमिना है क्या। बताओ कुछ है आइडिया तुम लोगों को? देखो लेमिना क्या होता है, यह हमारी बॉडी होगी जिसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल होगी। जिसकी थिकनेस क्या होगी? बहुत स्मॉल। जैसे क्या है, हम लोग टेबल यूज करते हैं, इसके ऊपर क्या होती है? प्लाई लगी होती है। तो प्लाई की थिकनेस क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर होती है। तो लेमिना क्या हुआ कि यह आपका ऐसी बॉडी जिसकी थिकनेस क्या हो? स्मॉल हो। अब देखो लेमिना का क्या सेंस है, क्योंकि यदि यही बॉडी भी दे सकता है ना हमारा, जैसे कोई बॉडी दे दिया, मोबाइल दे दिया या कुछ और बॉडी हो गई। तो जब मोबाइल ले रहे हो या इस पूरे टेबल की बात कर रहे हो तो यह क्या हुआ? इसमें 3 डायमेंशनल हो गया, लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई और थिकनेस भी हो गई। तो समझो यहाँ पर जो तुम्हारे आएगा, अभी यही पूछा जा रहा है लेमिना का ही केस। तो अब आता है मास का मामला। क्या आता है? मास। तो यदि हमारा लेमिना है, लेमिना मीन्स थिकनेस वेरी स्मॉल, तो लेकिन मास तो उसमें भी होगा ना। प्लाई बोर्ड है तो थिकनेस बड़ी कम है लेकिन मास तो होगा। तो यदि हमारा लेमिना है, ध्यान से समझ लो, तो लेमिना में जो मास होगा उस लेमिना के एरिया के बराबर ले सकते हो। लेकिन प्योर मैथ में बोलोगे तो लेमिना का मास उसकी एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के क्या होगा? प्रोपोर्शनल। क्योंकि लेमिना में मटेरियल एक ही लगा हुआ पूरा, तो यदि प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट तो एक ही ऐड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे अब इसको समझो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तुम्हारे 11th में, जेई में, नीट्स में, इस पर खूब आते हैं। तो यदि लेमिना है तो लेमिना का मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। बोलो क्लियर? लेमिना का मास उसकी एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब आते हैं, अब मास है तो कहाँ रखोगे? तो ऐसे समझो तुम लोग एक लाइन में, जितनी भी ज्योमेट्रिकल बॉडीज हैं जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसको लेमिना के फॉर्म में कन्वर्ट करें। यानी प्लाई हमने ले लिया किस फॉर्म में है? स्क्वायर के फॉर्म में। प्लाई हमने ले लिया और ट्रायंगल के फॉर्म में है, या हमने प्लाई ले लिया रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो उसका मास तो चाहिए। तो समझ लो जो ज्योमेट्रिकल बॉडीज हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ मास पर। तो उनका जो सेंटर मास है, सेंटर ऑफ मास है, वह उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। अगेन समझो, लेमिना का मास कहाँ से निकालोगे तुम लोग? एरिया से। अब वो मास कहाँ रखोगे? जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, जैसे तुम्हें बता दूँ स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके मीडियन के इंटरसेक्शन। 3 ही तुम्हें आना है तो लिख लो। तो अब यहाँ पर देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना, ऐसे एक छोटी सी हेडिंग डाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना। लेमिना का सेंटर ऑफ मास। अब समझो तुम लोग, लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास है, लेमिना समझ गए ना कि यह हमारा जिसकी थिकनेस कम हो। तो यदि हमारा लेमिना ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर लेमिना है, मीन्स ये ऐसे ट्रायंगल बन सकता है। जनरली तुम्हें बताया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इनके मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। ABC हुआ, AM
1 कर लो, मीडियन 2 कर लो, चाहो तो यहाँ पर मीडियन 3 कर लो। मीडियन समझते हो ना, जो सामने वाली साइड के मिडल पॉइंट से मिला दो, दैट इज द मीडियन। तो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे यहाँ पर कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं यही हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की। बोलो ठीक है, जो तुम्हारे कोर्स में भी पढ़ना है। दूसरा क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। तो जैसे रेक्टेंगल हो गया और यह तुम्हारा स्क्वायर हो गया। इन दोनों में क्या बताया मैंने कि इनके डायगोनल ड्रा कर लो, यही जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वह सेंटर ऑफ मास हुआ। स्क्वायर में भी यही कहानी है, जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। बोलो क्लियर हुआ। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लैमिना है तो क्या यहाँ लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। जो डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा यही हमारा लैमिना, यही हमारा क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा जो लैमिना के फॉर्म में है। बोलो क्लियर हो गया। क्या क्या समझे बताओ तीनों। सर लैमिना एक ऐसा शेप है, प्लेन शेप जिसका जो मास है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। और डिफिनीशन क्या बताया मैंने उसका, लैमिना किसको बोलोगे। सर लैमिना उसे कहेंगे मतलब जो थिन हमारी शीट होती है, जिसकी थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल हो, जैसे इनफाइनाइटली स्मॉल, जैसे पेपर की तरह है, तो यह हमारा पेज हमारा यह लैमिना हो गया। ठीक है, थिकनेस बहुत कम हो। अब सेंटर ऑफ मास तो समझ में आया, दो ही याद करना है। कोई भी ट्रायंगल है तो कहाँ होगा, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो कहाँ होगा, डायगोनल का। इसे बोलो क्लियर। अब यह तुम्हारा यल शेप का, और जानो तो यही सेम टू सेम सवाल आता है। इवन दैट मैंने देखा है कि जो तुम्हारे पेपर पूछे गए हैं, तुम्हारे पेपर सेटर ने डिजिट भी नहीं बदला है उसका। रीजन क्यों, यदि डिजिट बदलेंगे तो पूरी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल जाएगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखो लेंदी है ही कैलकुलेशन। इसीलिए जो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं हाफ ईयरली फाइनल में, तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है यह तुम्हारे में भी मिलेगा, बुक में देखना, वह सेम टू सेम आए हैं, मतलब समझे। तो ऐसे केस में इसको देखो क्या करेंगे। अब यह तो कोई शेप है नहीं, बोलो इस शेप का तो मैंने बताया नहीं। मैंने क्या आपको बताया, ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो आप करोगे क्या कि इसको आप करना डिवाइड कर लो। हाँ नहीं, स्क्वायर मत बनाए, हम एक रेक्टेंगल ले लें, एक स्क्वायर ले लें, 3 बना लो। कौन ये, नहीं अब हम देख लेंगे। यहाँ तो स्क्वायर है, शेप में तो स्क्वायर है, इसलिए कि 2-2 कर दिया, तो बदल भी सकता है मान लो। तो मेरा यह है कि इस ज्योमेट्रिकल फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड करना। बोलो ठीक है, कि यदि हम इसको यहाँ से डॉट डॉट कर दें तो बोलो क्या होगा, एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन क्या हुआ, ये हो गया। बोलो हुआ कि नहीं। दोनों की एरिया निकाल लें, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर लिख डालेंगे। अब देखो यह पूरा 2 है और यह पूरा 1 है, तो बोलो यह पूरा 2 और पूरा 1, इस मामले में तो मामला ठीक है। एरिया कितनी हो गई, अरे यार इसकी एरिया कितनी हुई अभी, 2। कैसे 2 हुई, 2 × 1, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी एरिया, तो इसका मास क्या मान लें, 2m मान लें, मल्टीप्लाई m से कर लें, चाहो तो 2 kg भी लिख सकते हो, लेकिन कांस्टेंट टेक कर लेना। अब यह मास कहाँ कंसंट्रेट होगा, डायगोनल पर के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ हमने मास क्या कर लिया, 2m। अब यह होगा डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ भी इसको हाफ से डिवाइड कर, यह भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। बोलो होगा कि नहीं, आधे पर। और यह पूरी कितनी है, 1 मीटर है, तो यह डिस्टेंस कितनी होगी, 1/2। अब इसका हमें जो मास यहाँ रखे हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 1,1/2। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आते हैं इसकी एरिया। अब देखो इसका तो मैं यह लेंथ हो गई या ब्रीथ हो गई, पूरा यह 2 है। अब देखो यह पूरा 1 है,
तो यह भी डिस्टेंस हमारी 1 मीटर हुई कि नहीं। यहाँ ऐसा दिया है कि स्क्वायर बन जा रहा है, तो यह 1 हुई, तो यह भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो इसको आप लिख सकते हो 1 मीटर, यहाँ से मार्क कर दो। यह चौड़ाई तो 1 है, तो इसका एरिया कितनी हो गई, 1। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका मास क्या हुआ, 1। बोला हुआ m हुआ नहीं, 1m। अब तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या करोगे, यहाँ करोगे, और इसको क्या है, y एक्सिस पर। अब बोलो यह डिस्टेंस कितनी होगी, 1/2 होगी नहीं होगी, बोलो पूरा यह 1 है ना यार। इसको ऐसे कर लेते तो पूरा 1 है, तो यह भी 1 हुआ, तो आधे पर आएगा, तो यह डिस्टेंस हो गई 1/2। अब यह कितनी डिस्टेंस होगी वेदांत बताओ, 1/2। देखो 3/2। यहाँ से यहाँ तक 1 है, बोलो है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1/2 नहीं होगा, पूरा 1 है, तो बोलो यह 1/2 होगा। तो 1 + 1/2, तो इसका कोऑर्डिनेट x तो आ गया 1/2 और यह हो गया 3/2। जिसको यह 3/2 समझ में नहीं आया है वो पूछ लो। नहीं आया। चलो बेटा, यह तुम्हें पूरी हाइट चाहिए, यही y कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक बताओ 1 मीटर है कि नहीं है, तो 1 हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर है, यह आधे पर होगा, तो 1 का आधा क्या हुआ, हाफ, तो 1 + 1/2, मतलब 1 में आधा जोड़ लोगे 1.5 हुआ, तो क्या हुआ 3/2। अब इसका निकल जाएगा, बोलो, अरे बोलो, अब सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, तो आप लोग निकालिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x बार, दो ही मास हैं, फार्मूला लिखेंगे, m1 x1 m2 x2 अपान m1 + m2, y बार इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 + m2। अब देखो x बार, किसी को m1 m2 ले लो, इसी को ले लेते हैं, तो 2m इंटू, अब यहाँ लिख दिया तो कुछ देखना नहीं है, कोऑर्डिनेट देखो, प्लस m इंटू 1/2 अपान m + 2m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x बार, तो यह 2m और m/2, यह हो जाएगा 5m/2 और यहाँ हो गया 3m। तो देखो यह कांस्टेंट कट गए, तो आपका क्या आ गया 5/6। आप लोग कैलकुलेट करते रहना, अपने हिसाब से करो। सर, किसी भी शेप पर जैसे वो नीचे रेक्टेंगल है, तो उसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो मास क्या है? हाँ, अगर मतलब डायगोनल का इंटरसेक्शन वहाँ सेंटर ऑफ मास मतलब पूरा मास वही कंसंट्रेट करेगा, तो वही मास है। नहीं, सेंटर ऑफ मास वह हुआ। अब मास क्या हुआ, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, अभी बताया तो है, अभी 4-5 बार बताया हूँ। अब y बार आ जाओ आप, तो पहला मास यहीं से ले लो, तो 2m इंटू 1/2, और अगला क्या है, m है 3/2 अपान यह m + 2m। y बार यह इससे कैंसिल हुआ। अब ये देखो, ये तो फ्रैक्शन है ना, m + 3m, यह 1.5m हुआ और 1m हुआ 2.5m, यानी इसको हम 5/2 कर लिया हमने, 5m/2, और नीचे तुम्हारा क्या है 3m, m से कट गया, यह आ गया 5/6। तो लकली दोनों 5/6 आ रहे हैं, यही आ रहा है। तो अब यहाँ लिख दो आंसर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यह लिखोगे x बार कामा y बार, यानी 5/6 और 5/6। आ गया समझ में? इस सवाल को जो बता रहा हूँ इसको अच्छे से करके जाना, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। समझ आ गया? और इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं सेंटर ऑफ मास को पूछा जाएगा, समझ रहे हो? अब जैसे वह ट्रायंगल है, अब हमने मास अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है? बोलो क्लियर है सेंटर ऑफ मास पर न्यूमेरिकल। अब देखो 3D मान लो, अभी है टाइम बेटा, रुके रहो, एक टॉपिक और चलेगा।
अब ऐसे 3D है, बॉडी है, तो बॉडी में क्या होगा, देखो अभी लेमिना लिया था ना, यदि कोई बॉडी होगी तो उसका मास उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। लेमिना में मास किसके प्रोपोर्शनल हो रहा था, एरिया के। तो कहीं लिख लो यार पॉइंट करके तुम लोग, मास ऑफ द लेमिना पॉइंट करके लिखो, सवाल तो हो गया ना, लिखो मास ऑफ लेमिना इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ लेमिना इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड मास ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब आते हैं हम लोग, समझो बोलो क्लियर हो गया ना। अब आते हैं हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देख रहे थे। तो लेमिना था, वो लेमिना क्या था, फिक्स फिगर बन गया था ना। अब हम आते हैं वेलोसिटी। जैसे मान लो दो मासेस मूव कर रहे हैं, तो हर एक मास का वेलोसिटी है कि नहीं है, और हर एक मास का सेंटर ऑफ मास है। तो यदि बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ साथ सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। अब यहाँ पर सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि यह जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पर जो है प्रॉब्लम है, यह तुम्हारी जो रेफरेंस बुक हैं इसमें बहुत रेयर प्रॉब्लम मिलेगी, बिकॉज 11th में कम पूछा गया है, बट कंडीशंस में पूछा गया है, लेकिन बहुत आसान है, पहले जैसा या कठिन नहीं है। क्लियर, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, हमेशा बदलती रहेगी। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर तुम्हें यह है कि एक बॉडी ले लो m1, यह v1 वेलोसिटी से जा रही है। दूसरा ले लो बॉडी m2, यह v2 वेलोसिटी से। तीसरी बॉडी यहाँ से मूव कर रही है, मास m3 है और वेलोसिटी v3 है। तो अब से पूछेगा आपको सिंपली कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v बार। अब देखो वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। इसमें दो तरह के सवाल मिलेंगे, एक प्लेन सवाल मिलेगा जिसमें सवाल वेलोसिटी सीधे दे देगा और बोलेगा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो जब सभी एक ही स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो सबका वेक्टर सेम होगा। तो उस केस में आपको नॉर्मली फार्मूला अप्लाई करना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखो आप, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो इसमें बस केवल दो तरह के सवाल आएंगे और दोनों इजी होंगे। जितना मैं करा रहा हूँ यही कर लोगे तो भी एग्जाम में आएगा, 100% हो जाएगा। पहला देखो कैसे सवाल, पहले लिख लो फार्मूला। पहला सवाल इस पर इस तरह से बनेगा कि उस पर वेक्टर नहीं दिया रहेगा, मतलब केवल वेलोसिटी सिंपली दे दी। जैसे तुम्हें मान लो कि यह 10 kg मान लो और यह जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यहाँ तुमने मान लिया 6 kg और यह वेलोसिटी हमारी 5। ऐसे 3 ले सकते हो, सिंपल है। यहाँ 10 kg ले लिया और यह वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यदि वैल्यू दिया है तो तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, समझ लेना कि स्ट्रेट लाइन पर है। आगे समझ बात। तो अब यह इसकी हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दो ही तरह के सवाल इसमें बनेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v बार, बोलो जरा क्या होगा। v बार होगा 10 into 0 10 into 13। अरे बेवकूफ, जीरो कहाँ है, वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी क्या है, यहाँ जीरो कहाँ गया, तुम्हें समझते नहीं हो कंसंट्रेट। यहाँ क्या लिखा है m1 v1, तो पहले वाले को m1 मानो,
है ना। तो क्या हुआ 10 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 अपान आपका 10